अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। 25 जून 2021 को फेटफ के 4 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर फेटफ के जर्मन नसात प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कुस प्लेयर ने ऐलान किया, पाकिस्तान बदस्तूर फेटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान की बहुत सी तारीफ़ें की गईं और फिर इरशाद हुआ डू मोर। नाजरीन, ख़ास तौर पर मैं अपने नौजवानों को फेटफ का मामले में बताना चाहता हूँ कि ये इतना सीधा नहीं है जितना सीधा नज़र आता है, या हमारे वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने जिस बड़े सिंपल तरीके से इसको पेश किया है, ये कतन ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमाद अज़हर साहब जो कि हमारे वज़ीर हैं और इस इशू को डील कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे कि फेटफ का जो मास्क उसने पहना हुआ है वो कुछ और है और अंदर से असल चेहरा कुछ और है। और फेटफ के ऊपर जो प्रेशर्स हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, वो भी उनको नज़र आते होंगे या उनकी असेसमेंट भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कर ली होगी। फेटफ की ग्रे लिस्ट में रहने से नाजरीन, पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें इस इशू को बड़ा सीरियसली और हकीकत पसंदाना तरीके से देखना होगा। पाकिस्तान को जून 2018 में इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब 3 साल हो चुके हैं, इट्स ए लॉन्ग टाइम। लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये है कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ। मैंने कहा ना, इसको हमें हकीकत पसंदाना तरीके से देखना होगा। और दूसरा ये है कि हमें क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान जो हो रहा है वो मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं ताकि यंग जनरेशन जो है उसको ये समझ आ सके और वो ये बात जानने के काबिल हो सके कि ये फेटफ है क्या और इसकी अहमियत क्या है। नाज़रीन, दुनिया के 6 बड़े अहम मुल्क जो हैं उसमें अमेरिका, जापान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, इटली शामिल हैं। उन्होंने 1975 में तकरीबन 45-46 साल पहले दुनिया के मसाइल हल करने के लिए, ख़ास तौर पे इकनॉमिक मसाइल हल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम G7 है। कनाडा 1 साल के बाद यानी 1976 में इसमें शामिल हुआ। नाज़रीन, 1989 में G7 मुल्कों की फ्रांस के कैपिटल शहर पेरिस में एक समिट हुई जिसमें सबसे अहम मसला ज़ेर बहस मनी लॉन्ड्रिंग का था। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ निपटने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको हम फेटफ कहते हैं। 1990 यानी इसके बनने के 1 साल के बाद फेटफ ने 40 रिकमेंडेशंस तैयार की जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। 2001 में फेटफ ने एक बहुत सीरियस और पेचीदा मसले की तरफ ध्यान दिया। वो मसला ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग से दहशत गर्दी को फ़रोग दिया जा रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है दहशत गर्दी के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, ये इजलास अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में हुआ और तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले अमेरिका में दहशत गर्दी का वाक़या, जिसको हम 9/11 के नाम से याद करते हैं, वो हो चुका था। फेटफ ने 2012 में कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड्स बनाए कि किस तरह किसी भी मुल्क के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को साफ, शफाफ और फेयर बनाया जा सकता है। इन्हीं स्टैंडर्ड के तहत स्टेजेस हैं, एक वाइट, फिर ग्रे और ब्लैक लिस्ट है। वाइट लिस्ट में वो ममालिक हैं जिनका फाइनेंशियल सिस्टम शफाफ है, दहशत गर्दी को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। लेकिन नाजरीन, जब आप नज़र डालेंगे तो हकीकत कुछ और है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं करता।
ग्रे लिस्ट एक किस्म की वार्निंग है कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम ठीक करें और दहशतगर्दी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं या फाइनेंस कर रहे हैं या हो रही है तो उसको रोकें। और ब्लैक लिस्ट में ऐसे ममालिक हैं जो कि जिनके साथ फिर किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन नहीं होती, उन पे ये इल्ज़ाम साबित है कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और दहशतगर्दी भी आपकी वजह से हो रही है। इस लिस्ट में इस वक्त ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में 18 ममालिक हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। नाजरीन, अब आते हैं हम प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ। ये हमारा ग्रे लिस्ट में जाने का जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान ने बहुत इसको रोकने के लिए बहुत कानून बनाए, पूरी कोशिशें की और तकरीबन मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाया जा चुका है। पाकिस्तान किसी भी जगह पे टेररिज्म को कभी भी फाइनेंस नहीं किया और ना ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बल्कि पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार है और दूसरे ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की, वो ख्वाह ब्लैक मनी है या वाइट मनी है, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। नाज़रीन, ग्रे लिस्ट से अंदर या बाहर अब पाकिस्तान को दिस इज़ द टाइम कि इसकी ज़रा वसी पिक्चर देखनी होगी। हर इजलास के बाद फैटफ जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ करेगा और एक नई लिस्ट पकड़ा देगा कि जी अब आप इस पे अमल करें। और हमाद अज़हर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद जो मेरा तज्ज़िया है वो तो ये है कि जो एपरेंटली नज़र आया वो ये है कि उनका कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं है और उनको लगता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग जो है रिलेटेड इश्यूज़ वो भी नहीं है। फैटफ की रिक्वायरमेंट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, किस किस शोबे में हैं, ये भी उनको समझने की ज़रूरत है। हमाद अज़हर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल तो कुछ यूँ है कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बड़ी मेहनत से काम किया, तुम्हारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, तुम्हारी लिखाई भी बहुत अच्छी है, क्लास में तुम्हारा कंडक्ट एंड बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, लेकिन तुम फेल हो और अगली क्लास में नहीं जा सकते, जाओ और तैयारी करो। ये है हमाद अज़हर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं जनाब, हमें हकीकत बताएं और फिर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं कि जी ये लिस्ट आ गई और 1 साल के अंदर हम इस पे अमल कर लेंगे। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमाद अज़हर साहब को एक इसकी हॉलिस्टिक पिक्चर जानने के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस देखनी होंगी और तमाम रिलेटेड शोबे जो हैं उनके माहिरीन को बुला के उनसे राय लेनी होगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहला नुक्ता ये है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नुक्ता ये है कि अपने केस को अब कॉन्टेस्ट करना होगा। दिस इज़ नॉट अनफ कि जी ये लिस्ट है और हमने इस पे अमल करना शुरू कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट ऑन लॉ। अब आपको लड़ना होगा, वरना मैं आपको आज बता रहा हूँ कि फैटफ की नेक्स्ट मीटिंग के बाद दोबारा आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी। आपको उनको बताना होगा कि हम एक सॉवरन स्टेट हैं। अमेरिका या यूनाइटेड नेशन के कहने से हम किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हम उनके देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर ट्रायल होगा उनके ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, और फिर कोर्ट जो सज़ा देगी मुल्की कानून के मुताबिक वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। अगर पाकिस्तान ने ये गलती की कि अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे या अमेरिका के कहने पे किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया तो फ़ौरन ग्लोबल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशंस हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और पाकिस्तान को एक दूसरी तरफ से प्रेशराइज करना शुरू कर देंगी। तो अगर यूनाइटेड नेशंस ने किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है तो इनसे पूछा जाए,
صرف ایک لے کے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر کے بارے میں کون کون سی قراردادیں جو ہے نا کی ہوئی ہیں منظور، کیا بھارت نے ان پہ عمل کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ مودی بھارت کے گجرات کا جب یہ وزیر اعلیٰ تھا اور یہ کتنا بڑا دہشت گرد اس کو قرار دیا گیا تھا، اور اس کو دہشت گرد قرار دینے والا امریکہ تھا، اس کا امریکہ میں داخلہ بند تھا۔ اب جو کچھ یہ کشمیر میں کر رہا ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ پاکستان کو اپنا کیس لڑنا ہوگا، کانٹیسٹ کرنا ہوگا۔ یہ میرا دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا، فیٹ ایف کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ممبران ممالک میں سے کوئی نہ کوئی ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے۔ پاکستان کو بھی معلوم ہے۔ پاکستان کو جرأت کے ساتھ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ، یہ نقطہ بیان کرتے ہوئے تو کس کو الزام دیں، کچھ نہ پوچھیں۔ مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے حافظ جلندری صاحب کا، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اپنے ہی لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ دوسرا، یہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں ہمیں جو اربوں ڈالر جو ہمارے ملک کے لوٹ کے دوسرے ملکوں میں لے کے گئے، ہم وہ پیسہ واپس مانگتے ہیں، اور وہ ملک فیٹ ایف کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ یو آر پارٹ آف دیٹ منی لانڈرنگ، یہ سارا پیسہ جو ہے آپ کے ملک میں انویسٹ ہوا ہے، ہمارا پیسہ وہاں ہے، آپ ہمارا پیسہ بھی واپس کریں اور فیئر طریقے سے ایویلیویشن بھی کریں۔ اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ اور جن کو سزا ملنی چاہیے تھی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں، ان کو عوام نے سزا دے دی، انہوں نے ان کو الیکشن سے باہر کیا، ٹھیک ہے، اور کورٹس نے ان کو سزا دی۔ منی لانڈرنگ کا اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیس جو ہے یہ اسٹرانگلی وہاں پریزنٹ نہیں کیا گیا، اور میں آج اس کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ فیڈ ایف جو کچھ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے الٹیمیٹلی وہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے۔ بی ریئلسٹک، لیکن یہ ہمیں خود سے کرنا چاہیے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں فوراً نکالا جانا چاہیے، اس سے ہمیں فائنینشیل لاس ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات یعنی دہشت گردی اور منی لانڈرنگ وغیرہ کا ذمہ دار پاکستان ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان وکٹم ہے دہشت گردی کا، اس لیے کم از کم پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ لیکن یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ تمام ممالک، امریکہ ہمارا کتنا دوست ہے، ہر دفعہ اپنا فائدہ نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیتا ہے، تو اور آپ کسی سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اب پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا کیس جو ہے بڑا اگریسو طریقے سے لڑنا ہے۔ میں حماد اظہر صاحب سے کہوں گا کہ یہ جس طریقے کی پریس کانفرنس آپ نے کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، پلیز آپ ریئلسٹک طریقے سے اپنے کپتان کی طرح حقیقت بولیں، ٹھیک ہے، تب ہم اس سے باہر آ سکیں گے۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کا سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، رائٹ سائڈ پہ ریڈ سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو دبائیں، گھنٹی کا نشان آئے گا، اس کو بھی دبا دیں، اور اسی طرح اہم ایشوز پہ ہمارا انالیسز آپ تک پہنچتا رہے گا۔